देखिएगा ये प्रश्न मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही, क्योंकि प्री में पूछा गया। कहा गया राम और श्याम एक सर्कुलर ट्रैक पे रेस कर रहे हैं। रेस करने का मतलब रेस जब होती है तो एक ही डायरेक्शन में भागना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे पहली चीज़ तो इन्होंने क्लियर कर दी कि एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब कहा गया राम की स्पीड जो है वो श्याम की स्पीड की 3 गुनी है, यानी कि राम की स्पीड जो है 3 गुनी है श्याम की स्पीड की। पहली चीज़ दे दी गई। सर्कुलर ट्रैक की लंबाई 1440 मीटर, यानी कि सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है डी वो 1440 मीटर है, ये दे दिया गया आपको। लेकिन कहा गया आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, राम जो है श्याम को पहली बार 8 मिनट बाद मिलता है। एक बात बताओ, जब जैसे अगर मान लो लीनियर रेस होती तो 3x वाला यहाँ पहुँच जाता, x वाला यहीं कहीं पे पहुँचा होता, तो ये पकड़ ही नहीं सकता था। अब चूंकि रेस सर्कुलर है, सर्कुलर रेस में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे को पकड़ सकता है। कैसे? देखो, अगर सर्कुलर रेस हो रही है, ये मान लो सर्कुलर रेस हो रही है, ठीक है। अब इस पे मान लो 3 स्पीड वाला ऐसे करके ये दौड़ रहा है, x वाला ऐसे दौड़ रहा है, 3 वाला यहाँ पहुँच गया होगा, x वाला यहाँ कहीं पे पहुँचा होगा, यहाँ मान लो पहुँचा है। फिर 3 वाला वापस भागेगा और x वाला यहाँ पे आ रहा होगा, यानी कि x वाले को यहाँ कहीं पे पकड़ेगा। कहने का मतलब कि जब सर्कुलर रेस होती है ना, सर्कुलर रेस होती है तो जो तेज़ स्पीड वाला होता है वो कम स्पीड वाले को कब पकड़ता है? जब वो एक राउंड कंप्लीट कर चुका होता है। समझिएगा बात को। जब सर्कुलर रेस होती है तो तेज़ स्पीड वाला कम स्पीड वाले को एक राउंड कंप्लीट करने के बाद मिलता है, क्योंकि उनके बीच का जब डिफरेंस मिनिमम एक राउंड हो जाता है तब उसके बाद पकड़ता है। अदरवाइज़ ये पकड़ ही नहीं सकता। अगर एक बार कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो देखो 3 वाला ऐसे आ रहा है, 3 वाला मान लो 3 टी टाइम की बात करें, मान लो 3 वाला टी टाइम में कंप्लीट कर लेता है, तो 3 टी डिस्टेंस हो गई। अब टी वाला इतने में कहाँ होगा? यहीं कहीं पे होगा, क्योंकि उसकी स्पीड देखो 3 टी अगर टोटल डिस्टेंस है, एक की स्पीड केवल 1 है, तो उस 3 वाले ने तो टी टाइम में कंप्लीट कर ली रेस, यानी कि डिस्टेंस 3 टी हो गई, और एक वाला टी टाइम में यहीं कहीं पे होगा, यानी कि 1/3 डिस्टेंस पे होगा। अब फिर वो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो इसका पीछा करेगा, और वो पीछा करेगा जब वो पीछा जब करेगा तो वो फिर से 3 टी वाला इधर कवर कर रहा होगा और टी वाला इधर आ रहा होगा, यहाँ कहीं पे जाके ये मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि 3 स्पीड मान लो इसकी राम की, ऐसे देखो श्याम की स्पीड अगर हम x से जूम करें तो राम की स्पीड 3x हो जाएगी, यानी 3x स्पीड से 8 मिनट में चली गई दूरी, 8 मिनट में चली गई दूरी ये बराबर होगी x स्पीड से 8 मिनट में चली गई दूरी और प्लस 1440 मीटर। क्यों? क्योंकि 1440 मीटर का रेस, यानी कि एक राउंड वो मार चुका है। देखो हमने फिर से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 3 टी वाला यहाँ कंप्लीट कर चुका है रेस, टी वाला यहीं पहुँचा हुआ है, या 3 स्पीड वाला यहाँ कंप्लीट कर चुका है, और जो 1 स्पीड वाला है वो यहाँ पहुँचा। अब वो इधर दौड़ रहा है और ये वाला इधर दौड़ रहा है, यानी एक राउंड से वो ज़्यादा दौड़ रहा है, और ये अभी पहला ही राउंड, यानी कि इनके द्वारा चल मान लो यहाँ कहीं पे पकड़ते हैं तो ये 8 मिनट में जो इनके 1 स्पीड वाला यानी x स्पीड से चली गई दूरी है वो प्लस 1440, यानी कि एक राउंड जोड़ लो तब उतना हो जाएगा 3x स्पीड वाले का 8 मिनट में चली गई, क्योंकि 3x वाला देखो इतना चला और फिर से वो चल रहा है, यानी कि 3x द्वारा 8 मिनट में चली गई दूरी, x द्वारा 8 मिनट में चली गई दूरी प्लस 1440। तो हमेशा याद रखना तेज़ स्पीड वाला स्लो स्पीड वाले को तभी पकड़ेगा जब तेज़ स्पीड वाला एक राउंड ज़्यादा मार चुका होगा, यानी कि इनके द्वारा चली गई दूरी ऐसे बराबर कर देंगे 3x × 8, यानी 3x द्वारा 8 मिनट में चली गई दूरी, x द्वारा 8 मिनट में चली गई दूरी और प्लस एक राउंड, एक सर्कुलर राउंड के बराबर होगा। तो यहाँ से 3x यानी कि ये 24x बराबर 8x प्लस, यानी यहाँ से हमारा 16x बराबर आ गया 1440, यानी x बराबर आ गया 90, यानी कि जो स्लो है उसकी स्पीड है 90 मीटर प्रति मिनट। अब क्या कहा गया आगे देखते हैं। 90 मीटर प्रति मिनट वो दौड़ता है। अब आपसे कहा गया अगर राम और श्याम स्टार्ट करें रेस सेम स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट करें, तो श्याम द्वारा रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। आपको ये दे दिया गया दूसरे केस में कि जो रेस है वो 1440 मीटर की ही है, यानी कि जितना लेंथ ऑफ ट्रैक है उतनी। तो अब स्लो वाले की स्पीड आ गई 90, वो 1440 कितनी देर में कवर करेगा? 1440/90 यानी कि 16 मिनट में, यानी 16 मिनट में वो कवर कर लेगा पूरी डिस्टेंस को। समझ में आया? तो यहाँ से बस एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर रेस हो रही है सर्कुलर ट्रैक पे और तेज स्पीड वाला स्लो स्पीड वाले को पकड़ रहा है, तो हमेशा तेज स्पीड वाला जब एक राउंड ज़्यादा मार लेगा, यानी कि तेज स्पीड वाले की जो चली गई दूरी होगी वो स्लो स्पीड वाले से एक राउंड लंबाई की मतलब ज़्यादा होगी। एक मतलब तेज स्पीड वाले की जो चली गई दूरी वो स्लो स्पीड वाले की चली गई दूरी और प्लस ट्रैक की लंबाई यानी एक राउंड के लंबाई के बराबर होगी। बस इतना समझना था। क्लियर हो गया?
सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया ईच इनलेट पाइप कैन फिल एंड एम्प्टी टैंक इन 84, यानी इनलेट पाइप जो है वो 84 घंटे में भर सकता है और ड्रेन पाइप जो है वो 105 घंटे में खाली कर सकता है। बोलो क्लियर है। अब कहा गया टंकी खाली है, 9 इनलेट पाइप लगाए जाते हैं और 10 आउटलेट पाइप लगाए जाते हैं। देखो अगर एक इनलेट पाइप 84 घंटे में भर सकता है, ठीक है, तो 9 84/9 में और 10 10.5 में। अब हम मान लेते हैं कि 9 इनलेट की जगह पे एक बड़ा इनलेट लगा है और 10 ड्रेन की जगह पे एक बड़ा सा ड्रेन लगा है। देखो 10.5 को लिखा जा सकता है 84/8, यानी ये इतने घंटे में कर सकता है 84/9 में और ड्रेन वाला 84/8 में, बड़ा वाला ड्रेन। हमने कहा अगर टोटल टंकी की धारिता 84 लीटर हो, 84/9 घंटे में 84 लीटर भरता है तो 1 घंटे में 9 लीटर भरेगा। ये 84/8 घंटे में 84 लीटर खाली करता है, यानी 1 घंटे में 8 लीटर खाली करेगा। दोनों मिलके काम करेंगे, 1 घंटे में 1 लीटर, 84 लीटर हमें भरना है तो 84 घंटे लगेंगे। सिंपल सी बात है। देखिएगा इस प्रश्न में बस कैलकुलेशन की वजह से अच्छा प्रश्न बन रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। कहा गया ए 1/3 कार्य 32 दिन में करता है, यानी ए पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा, 32 × 3 यानी 96 डेज में। इतना क्लियर हो गया। बी 37.5% कार्य 24 दिन में करता है। अब देखो 37.5% का मतलब होता है 75/2%। क्लियर है। 75% होता है 3/4, तो उसका आधा हिस्सा 3/8 हो जाएगा, यानी 3/8 हिस्सा अगर 24 दिन में करता है तो 1/8 हिस्सा 8 दिन में, यानी पूरा कार्य 64 दिन में कर लेता है। कौन? बी, यानी बी 64 दिन में पूरा कार्य कर लेता है। और सी 60% 48 दिन में करता है, यानी 10% 8 दिन में, यानी पूरा कार्य 80 दिन में करेगा। अब देखो बी 96, 64 और 80 आ गया। अगर इनका एलसीएम लेने चाहें तो 480 इन सबका एलसीएम हो जाना चाहिए। ठीक है, 480 नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अगर हम 8 से काटेंगे 60, 16 से काटेंगे 30/4, 960 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 960 यूनिट टोटल कार्य है। तो ये एक दिन में 10 करते होंगे भाई साहब। इनका लगा दो 10, इनके खाते में चढ़ा दो 15 और इनके खाते में चढ़ा दो 12। ठीक है, अब आपसे क्या कहा अगर बी और सी ने स्टार्ट करा और एक्स दिन काम किया। बी और सी अगर एक दिन काम करेंगे तो 27 यूनिट करेंगे। एक्स दिन क्या, यानी 27x इन्होंने कर लिया। क्लियर। आफ्टर एक्स डेज बी ने छोड़ दिया। अब ए के साथ सी काम करने लगा। बी तो चला गया, अब ए के साथ सी हो गया, यानी ए 10 यूनिट करता है और सी 12 यूनिट, यानी अब एक दिन में 22 यूनिट होता है। और कहा गया दोनों ने मिलके रिमेनिंग काम को x+8 दिन में काम किया, ख़त्म किया, यानी कि 22 दिन ए और सी काम करते हैं और 27 दिन ए और बी काम करते हैं, यानी टोटल काम इतना हुआ और ये काम खत्म हो गया, यानी कि ये 960 के बराबर है। तो कहा गया अगर रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय बी प्लस सी टुगेदर, यानी बी और सी द्वारा किया गया कार्य और ए और सी द्वारा किया गया कार्य का अनुपात 9:11 है, तो आपसे कहा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी इन 3.5x डेज। देखो पहले प्रश्न समझो। कहा गया बी और सी और ए और सी द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात 9:10 है, यानी बी और सी कितना करते हैं 9 अनुपात में और ए और सी कितना करते हैं 11 अनुपात में, यानी दोनों मिलके 20 रेशियो बराबर 960, यानी 1 रेशियो बराबर 48, यानी बी और सी ने किया 9 × 48 यूनिट और ए और सी ने किया 11 × 48 यूनिट। इतना तो क्लियर हो गया। अब आपसे क्या कहा गया देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी इन 3.5x दिन में, यानी कि 3.5x दिन में कितना प्रतिशत काम कर लेगा। देखो पहले इसको सॉल्व करो। 27/22 49x बराबर 960 - 176 घटाओगे, पहले 160 घट जाएगा, 800 बचेगा, 800 में से 16 घटेगा 784 आएगा। ठीक है, 49 से कट रहा है, 7 से काट के देख लो, 7 से कटेगा 112 और 7 से कटेगा 16, यानी x की वैल्यू हो गई 16, x की वैल्यू हो गई 16। अब हमें ये क्यों दिया गया मुझे नहीं पता। ठीक है, ये क्यों दिया गया हमें नहीं पता। अगर x की वैल्यू 16 आ गई तो 3.5x का मतलब कितना हो गया 16 × 3 = 48 और 8 = 56, यानी कि 56 दिन में सी द्वारा किया गया कार्य पूछा गया। सी पूरा कार्य 80 दिन में कर सकता है, तो 56 दिन में कितना करेगा 56/80, यानी 70% काम कर लेगा। 70% मतलब 7/10 हिस्सा काम कर लेगा। तो प्रश्न में इसका कोई यूज नहीं था। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं था, आप आराम से निकाल सकते थे सी द्वारा। अगर x की वैल्यू सी का हमें पता है टोटल 80 दिन में करता है, x की वैल्यू 16 आ गई तो सी से पूछा गया 3.5x, यानी कि 56 दिन में कितना काम करेगा, तो 56/80, यानी 80 का ये कितना परसेंट है 8 से काट दो तो 7/10 यूनिट आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है, एक फैमिली की इनकम जो है वो 35,000 है। यहाँ पे लिखा इनकम बराबर लिख दिया 35,000। इसको यहाँ पे पहली लाइन खत्म हो गई। फैमिली अलग अलग चीज़ों पर खर्च करती है, जैसे किस पे फूड पे और किस पे हेल्थ पे, फूड लिख दे रहा हूँ, हेल्थ पे,
खर्च ही करना पड़ता है, ठीक है। हेल्थ पे हो गया, एजुकेशन पे खर्च कर दिया, इंटरटेनमेंट पे फिल्म उल्म देखने भी जाते हैं, ठीक है, एंटरटेन, और रेंट पे खर्चा करते हैं, ठीक है, रेंट पे खर्चा करते हैं। अब क्या कहा गया 8% सेविंग है, यानी जो सेविंग है वो 8% है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड, जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है वो 50% ज़्यादा है फूड पे, ठीक है। वाइल फूड इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट। अब देखो, सबसे पहले इंटरटेनमेंट पे जो खर्चा है वो हम मान लेते हैं एक्स, या 1 मान लेते हैं, एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है, 1 मान लेते हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट पे 1 है, इंटरटेनमेंट पे जो खर्चा है उसका 3 गुना वो फूड पे खर्च करता है, यानी फूड पे 3 खर्चा हो गया। और आपसे क्या कहा गया, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड, यानी कि फूड से 30% ज़्यादा वो किस पे खर्च करता है, हेल्थ पे, यानी 3 का 50%, यानी 1.5 ज़्यादा, यानी कि 4.5 हेल्थ पे खर्च करता है। अब देखो अगली लाइन पे आते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हमारा खर्चा है किस पे, ये वाला मिटा दे रहा हूँ। अब देखो क्या कहा गया कि द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ, एजुकेशन पे जो खर्चा है उसका आधा हेल्थ पे खर्च करते हैं, हेल्थ पे अगर 4.5 खर्च करते हैं तो एजुकेशन पे इसका दूना 9 हो जाएगा। और कहा गया रेंट पे जो खर्चा है वो 1/3 है, किसका 1/3 है, किसका, फूड हेल्थ और एजुकेशन का 1/3 है, फूड हेल्थ और एजुकेशन, फूड हेल्थ और एजुकेशन का 1/3, तो 9 3 12 4 16.5, 16.5 का आधा, यानी कि 5.5 ये रेंट पे खर्चा। अब कितना रेशियो खर्चा हुआ, देखो टोटल खर्चा देखो, 3 9 12, 12 और 10 22 1 23, ठीक है, 23 रेशियो है, ये खर्चा है। और हमने कहा 8% सेविंग करते हैं, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट है, 92%। ये जो रेशियो में हमने निकाला 23 रेशियो बराबर 92%, यानी 1 रेशियो बराबर 4%, 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया, 1 रेशियो यहाँ से आ गया 4%, क्लियर हो गया, क्योंकि 23 रेशियो हमने माना। अब 1 रेशियो 4% हो गया, तो आपसे पूछा गया एजुकेशन पे कितना खर्चा, एजुकेशन पे 9 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 4%, 9 रेशियो बराबर 36%, यानी 36% खर्चा एजुकेशन पे। तो अगर इनकम 35,000 है तो इसका 36% 350 से गुणा कर देंगे, 35 गुणा 35 कितना होता है, 1225, 1225 में 35 जुड़ जाएगा 1260, यानी कि 1260 के बाद 1 0 लगा देंगे, इतना रुपया होगा, क्लियर। कहा गया एक सेक्टर का आपको एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया, और आर्क की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2πr एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, क्लियर है। 2πr एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई से कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का r/2 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट का r/2 है तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 × r/2, 12 × r/2 यानी कि 6r। आप हमेशा समझना, 1 यूनिट यानी अगर चाप की लंबाई 1 यूनिट हो तो उससे जो एरिया बनता है उसका क्षेत्रफल होता है r/2। सॉरी, अगर 1 यूनिट चाप की लंबाई है, यानी कि इफ़ आर्क या इफ़ एन आर्क इज ऑफ लेंथ यूनिट, यानी कि इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया कवर्ड बाई एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ देन इट विल बी r/2, यानी कि इकाई अंक के यानी इकाई लंबाई के आर्क द्वारा, ये लिख लेना, इकाई अंक के यानी इकाई लंबाई के आर्क द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होता है वो r/2 के बराबर होता है। तो अगर 12 से पूछा गया था तो 6r, r बराबर 8 दिया गया, 6 8 48 हो जाएगा, क्लियर। ये ट्रिक याद रखना। अच्छा प्रश्न है, लेंथ विड्थ और हाइट दी गई, लेंथ दी गई 10, विड्थ दी गई 20 और हाइट दी गई 15। अगर फाइंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड सीलिंग, आपको खर्चा क्या क्या करना है, आपको पेंट करवाना है 10 रुपये 20 पैसे पर मीटर स्क्वायर। किसका 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 पेंट करवाना है, आपको पेंट करवाना है दीवारों का अंदर वाली और छत का, ठीक है। देखो आपको बता दूं कि अगर केवल दीवारें पेंट करवानी होती तो आप क्या काम करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ BH + HL, इतना पेंट करवा दें अगर, तो ये दीवारें हो जाती हैं चारों। लेकिन हमें छत भी पेंट करवाना, छत की जो एरिया होती है वो LB होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब हमें जो पेंट करवाना है उस पर फटाफट एरिया निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करो फटाफट, 2 टाइम्स ऑफ BH + HL, तो इसमें 2 टाइम्स ऑफ B + L × H, B + L 20 10 30 × H 450, यानी 450 हो गया, प्लस L × B 200, 900 200 1100। हमें 1100 एरिया पेंट करना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10.20, तो 1100 का कितना हो जाएगा, 11 × 1020, सॉल्व कर लो,
220 इधर हो गया, 11,000 इधर, 11,220। एक वस्तु है जिसका मार्केट प्राइस 50,000 दिया गया और 3 शॉपकीपर हैं जिसपे अलग अलग डिस्काउंट परसेंट देते हैं। कोई 25-15 देता है, दूसरा 20-20 देता है, तीसरा सक्सेसिव डिस्काउंट 30% और 10% का देता है। तो कहा गया कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कस्टमर को होता है। कस्टमर को जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कहाँ पे, जहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर हर जगह x + y यानी कि जो टोटल है वो इक्वल है, 40%, देखो हर जगह 40% आ रहा है, देखो 25-15 40, 20-20 40 30, तो जहाँ का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, देखो एक ध्यान रखना, अगर 2 जगह मतलब अलग अलग जगह डिस्काउंट दिए जाते हैं और डिस्काउंट का जो सम है 25-15 40, 20-20 40 और 30-10 40, तो जहाँ पे पार्टों का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वो डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा। तो 30 - 10 यहाँ पे 20 आ रहा है, 20-20 ये 0 आ रहा है, 25-15 10 आ रहा है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ रहा है, यहाँ, तो ये डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ पे मिलेगा, 30% और 10% वाला। तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जहाँ पे परसेंटेज मतलब जो दोनों पार्ट बनाए गए हैं उनका डिफरेंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा, वहाँ पे डिस्काउंट सबसे ज़्यादा। क्लियर। कहा गया P और Q एक साथ अगर कोई कार्य करें तो 4 सही 2/5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। R और S 4 सही 8/9 दिन में करते हैं। और P Q R S अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। देखो P और Q को एक व्यक्ति मानो और R और S को दूसरा व्यक्ति मानो। एक 22/5 में कर लेता है, दूसरा 9 चौको 36 8 44/9 में कर लेता है। तो दोनों मिलके कितनी देर में कर लेंगे। आप एक काम करो, पहले 22/5 और 44/9 का एलसीएम ले लो, 44 हो गया। 44 यूनिट टोटल काम है, ये 22/5 दिन में करता है यानी एक दिन में 10 यूनिट हो जाएगा। ये 44/9 दिन में 44 यूनिट करता है यानी एक दिन में 9 यूनिट। टोटल करना है इनने 44, एक दिन में होगा 10 9 19, तो कितना टाइम लगेगा 44/19 यानी 19 दूना 38, 2 सही 6/19। सिंपल सी बात है, ठीक है। कहा गया एक पेंटिंग को 1498 पे बेचने पे गेन जो है वो 25% ज़्यादा है जब हम इस वस्तु को 1300 में बेचेंगे तो जो लॉस होता है उसका। देखो CP कुछ है, हमने एक बार 1300 का बेचा और एक बार 1498 का बेचा। 1398 पे बेचने पे कुछ 1300 पे बेचने पे कुछ नुकसान हुआ, मान लो 4x का नुकसान हुआ। और जो 1498 पे बेचने पे फ़ायदा है वो 25% ज़्यादा है यानी कि 5x है। यानी हम कह सकते हैं कि CP + 5x बराबर इतना है और CP - 4x बराबर इतना है। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये CP से 5x ज़्यादा, ये CP से 4x कम, यानी कि 9x हो जाएगा। 9x बराबर कितना हो गया 198, यानी x बराबर हो जाएगा 22। x बराबर 22 हो गया तो आपसे कहा गया x बराबर 22 हो गया तो हमारा CP कितना हो जाएगा। CP चाहे यहाँ से निकालो कि 1300 - 4x, 1300 - 4x, अगर 1300 पे बेचने पे 4x का नुकसान हो रहा है यानी CP कितना हो जाएगा 1300 + 4x। या हम कह सकते हैं अगर 1498 पे बेचने पे 5x का फ़ायदा हो रहा है तो हम CP कह सकते हैं 1498 - 5x। तो किसी से निकाल लो, तो अगर हमें यहाँ से निकालना है तो 1300 + 4x हमारा CP हो जाएगा। 1300 + 4x यानी कि 1300 + 4x यानी 1388 हमारा CP हो जाएगा। 1388 CP। अब 1388 अगर CP है, 25% फ़ायदे पे बेचना है, 25% फ़ायदा मतलब कि इसके 4/5 पे बेचना है, 5/4 पे बेचना है, तो 4 से काट दो, 4 × 3 = 12, ये आपका 4 चौको 16, 4 × 7 28, 347 × 5, तो 47 × 5 235 और ये 5 × 15 1500 और 235 यानी 1735 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सोहन और अमित जो हैं वो एक कार रेस स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर ट्रैक पे 1125 मीटर लंबा ट्रैक है, 36 की स्पीड से और 54 की स्पीड से, यानी दोनों की स्पीड दे दी गई 36 और 54, ठीक है। कहा गया आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस स्टार्ट ऑफ द रेस। देखो अगर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में कोई रेस स्टार्ट होती है सर्कुलर ट्रैक पे, तो जो ज़्यादा स्पीड वाला होता है वो कम स्पीड वाले को एक राउंड पूरा करने के बाद मिलता है। यानी कि अगर मैं मानूँ कि t सेकंड बाद वो मिलते हैं, t सेकंड बाद वो पहली बार मिलते हैं, तो 54 का पहले स्पीड मीटर पर सेकंड में लिख लो। 54 × 5/18 करोगे तो 15 मीटर पर सेकंड, और 36 × 5/18 करोगे तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब हमने कहा 15 वाला मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई रेस, आपको 15 वाले को मिलवाना है 10 वाले से। आपने कहा ये वाला 15 वाला यहाँ पहुँच चुका होगा, तब तक 10 वाला यहाँ कहीं पे होगा, फिर 15 वाला यहाँ से घूम के यहाँ आ रहा होगा और 10 वाला यहाँ कहीं पहुँचेगा और ये मिल जाएंगे। यानी कि 15 वाला कितना राउंड मारेगा, 15 वाला एक राउंड और प्लस इतना दूरी तय करेगा, और 10 वाला केवल इतनी दूरी तय करेगा। तो अगर t सेकंड बाद ये मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि 10 वाले से t सेकंड में चली गई दूरी, 10 वाले से t सेकंड में चली गई दूरी, और 15 ने कितना चला 15t,
ये जो 15t है ये बराबर हो जाएगा 10t प्लस इसने एक राउंड और मारा है, यानी एक राउंड ज़्यादा मारा है, एक राउंड पूरा कंप्लीट किया, दूसरे राउंड में इससे मिलता है, यानी कि 10t प्लस 1125 बराबर हो जाएगा 15t, यानी हमारे यहाँ से 5t बराबर हो जाएगा 1125, यानी t बराबर हो जाएगा 225। तो बस यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर तेज़ गति वाला पहले वाले को कब पकड़ेगा, कम गति वाले को, जब तेज़ गति वाले का एक राउंड पूरा हो जाएगा, दोबारा वो वापस आ रहा होगा और कम गति वाला पहली बार ही चक्कर काट रहा होगा। क्लियर हो गया? तो 225 सेकंड बाद मिल। कहा गया त्रिभुज ABC में D एक बिंदु BC पे है, BC बराबर 16, BD बराबर 11, ADC कोण BAC के बराबर है, तो AC की लंबाई क्या होगी? देखो एक ट्राइंगल ड्रा करो, ABC, A मान लो, B मान लो, C मान लो, कोण BAC आपको दिख रहा है न्यून कोण है, तो D इस प्रकार से बिंदु लो कि ADC भी न्यून कोण बने, ये D मान लेते हैं। अब देखो अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा है, BD बराबर 11 है, ये 5 है, ठीक है। आपसे कहा गया कि कोण ADC बराबर, ठीक है, आपको AC की लंबाई निकालनी है। अब देखो ट्राइंगल, ये ब्लैक वाले ट्राइंगल को देखो और पूरे ट्राइंगल को देखो, ब्लैक वाले ट्राइंगल को देखो और पूरे ट्राइंगल को देखो। इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि कोण D बराबर, या हम ट्राइंगल लिख देते हैं पहले, ट्राइंगल ABC को देखो, ठीक है, और ट्राइंगल DAC को देखो। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम बात करें तो एंगल A इसका ये बराबर है एंगल D इसके, DAC के एंगल D के बराबर है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि AC भुजा दोनों में कॉमन है, AC बराबर AC हो गया। और एक चीज़ और कह सकते हैं कि कोण C दोनों में कॉमन है, यानी कि कोण C ट्राइंगल ABC का इसके कोण C के बराबर है, ठीक है। हमें दो कोण बराबर मिल गए, यानी ये वाला कोण दोनों बराबर मिल गया, और हमें एक साइड कॉमन मिल गई, यानी कि ये वाली साइड। अगर किसी ट्राइंगल के दो कोण बराबर हों और एक साइड बराबर हो तो वो क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। अब सिमिलर कौन कौन से हुए? सिंपल सी बात है, दो कोण बराबर हुए, ये बराबर, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर, तो जो ये वाला कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल D, फिर B की जगह पे कौन सा आया? AC के। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भैया AB बटे DA यानी AB बटे AD बराबर BC बटे AC बराबर AC बटे CD। अब हमें निकालना क्या है? AC की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों को देखो तो यहाँ से हमें हो गया कि BC गुणे CD बराबर AC स्क्वायर। ये जो थ्योरम बनेगी ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD होता है। कब? अगर किसी त्रिभुज के आधार पे कोई बिंदु D इस प्रकार से है कि ADC कोण यानी ये वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर है, तो उसमें अगर आपसे AC की लंबाई यानी कॉमन भुजा की लंबाई पूछी जाए तो उसका स्क्वायर बराबर नीचे जो है BC इंटू CD के बराबर होगा। यानी AC स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? अब आप ये ट्रिक सीधे याद रखेंगे कि AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? BC की वैल्यू 16 और गुणे CD की वैल्यू 5, 16 पंचे 80। तो यहाँ से हमारा AC स्क्वायर बराबर 16 गुणे 5 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं AC बराबर हो जाएगा 4√5। AC स्क्वायर बराबर अगर 80 है तो AC बराबर 4√5 हो जाएगा। ये समझाना था, समझ आ गया? तो अच्छा प्रश्न था नहीं? ये थ्योरम लिख लेना, दिमाग में भी लिख लेना, और वैसे भी दिमाग आ गया कि एक 6 अंकों की संख्या है जिसका जो डिजिट्स है वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। नंबर हमेशा किससे डिविजिबल हो? देखो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होने का मतलब कि पहला n था, दूसरा n+1 था, तीसरा n+2 था, चौथा n+3 था, पांचवा n+4 था और छठा n+5 था। अब देखो आपको पता है कि अगर इनके संख्या के अंकों का योग निकालें तो 6n प्लस कितना हो जाएगा? 15। 6n प्लस 15 क्या 5 से डिविजिबल होगा? हमें नहीं पता, हो सकता है n+5 अगर 0 या 5 हो। अब n बराबर अगर 5 रहा होगा तो ये संख्या तब तो एक बात बताओ, n+5 अगर मान लो कोई संख्या है यूनिट डिजिट, तो हमें नहीं पता 6n प्लस 15 किस नेचर की संख्या होगी। 6n प्लस 15 हमें एक चीज़ पता है कि ये 3 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है, 3 से, तो 3 से तो डिविजिबल हो गए। अब बाकी होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, क्योंकि हमने जो कहा वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5
6, ये मान लो कोई एक संख्या। अब इसका इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा? 0 तो हो नहीं सकता। 5 लेने के लिए आपको लगातार 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले नहीं सकते। अब मान लो यहाँ से 5 लोगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेना पड़ेगा छठवीं संख्या, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी हमें क्या काम करना पड़ेगा, हम 5 ना शुरू में ले सकते हैं ना लास्ट में, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी 5 से तो डिविजिबल होगा नहीं। 2 से डिविजिबल होने के लिए आपको पता है 2 से डिविजिबल तब होगा अगर हमने 1 से स्टार्ट करा। अब मान लो 2 से स्टार्ट किया होता तो यहाँ पे 7 आ जाता, क्या 2 से कटता? नहीं। यह यूनिवर्सल केस पूछा गया हमेशा। अब मान लो 7 आ गया तो क्या 4 से? अगर यूनिट डिजिट 7 है तो 4 से कटेगा नहीं। देखिएगा अगर मैं tan स्क्वायर थीटा से इसमें डिवाइड कर दूं, दिया गया है आपको, ये निकालना ही है। tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँ तो आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता कितना है? sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी cos बराबर tan हो गया। अब cos बराबर tan है तो यहाँ पे cos पावर 4 थीटा की जगह tan पावर 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 11 टाइम्स ऑफ tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, यानी 11 गुणे 1 11 उत्तर हो जाएगा। पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, होता है नहीं होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा प्लस 1। cos 2 थीटा प्लस 1 की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस cos 8 थीटा बचेगा। cos 8 थीटा को लिख लेते हैं cos 2 इंटू 4 थीटा। और हमें पता है कि cos 2 थीटा प्लस 1 या cot 2x प्लस 1 होता है 2 cos स्क्वायर x। तो cos इसको x से जूम करो तो 1 प्लस cos 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1 प्लस cos 2x, यहाँ से देखो 2 cos स्क्वायर x, यानी 2 इंटू cos स्क्वायर 4 थीटा, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। हमने इस ब्रैकेट इसको सॉल्व किया, इसका वर्गमूल भी ये निकालना है, यानी ये हो जाएगा 2 cos 4 थीटा। देखो हर जगह वर्गमूल था, यानी इसकी वैल्यू हो गई 2 cos 4 थीटा, यानी इस वर्गमूल की वैल्यू हो गई 2 cos 4 थीटा। अब इसके आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि प्लस में 2 लगा हुआ है, ये इसको अगर हम जूम करें तो हो गया 2 cos 4 थीटा प्लस 2। अब इसमें फिर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा, जिसको लिखते थे cos 2 इंटू 2 थीटा। और फिर से यही जूम कर लो, 1 प्लस cos 2m बराबर 2 cos स्क्वायर m, तो 1 प्लस cos 2m यानी कि यह कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर m, यानी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा यानी कि 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। इसकी वैल्यू है 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो इसका वर्गमूल तो था, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा भैया? 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, यानी ये बचा 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। यानी हमें लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है? अंडर रूट में 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। अब इसमें 2 कॉमन ले लो तो अंडर रूट में 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा, जिसकी वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ये 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा यानी 4 cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 2 cos थीटा हो जाएगी। तो अच्छा प्रश्न था, वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, हालांकि मैंने कोशिश करी आपको डिटेल में करवाने की। आगे एक सर्कुलर पाथ है जिस पे पंकज और रोहित, कितनी बार रोहित आ लिया, क्योंकि इज्जत देनी है रोहित को भाई, क्योंकि आज लास्ट शिफ्ट है। रोहित ने 975 प्रश्न करवा दिए। कहा गया 600 मीटर की रेस थी जिसमें पंकज और रोहित अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। पंकज भाई साहब इस डायरेक्शन में और रोहित भाई साहब इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। एक की स्पीड 2.85 है, एक की 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलो तो 5, गलती ना कर देना, मीटर पर सेकंड में पहले बदल लेना, तो हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। अब इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो हो जाएगी 2.85 प्लस 1.5 यानी कि 4.35 मीटर पर सेकंड। आपको दूरी कितनी? पूरे ट्रैक के बराबर, यानी डिस्टेंस आपको दिया गया 600 मीटर और जो स्पीड है इतना है, तो टाइम कितना हो जाएगा 600 बटे 4.35, तो 435 लिखो और ऊपर 2 जीरो लगा। आपको ये आया सेकंड में। अब मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 1000 बचेगा केवल, ठीक है। 5 से काट दोगे 5 8 40, 5 7, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 200, 87 दूना 174, बचा 26 लगभग इसका
1/3 है, क्योंकि 28 1/3 होता, 29 1/3 होता, 26 भी लगभग 1/3 हो जाएगा, यानी 2.3 सेकंड लगेगा, क्योंकि यहाँ से कहा गया था राउंडेड ऑफ निकालना है। सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर की है, ये 45 डिग्री का कोण बनाता है, यानी इस तरह से आर्क है, 45 डिग्री का कोण बनाता है, सॉरी ये 45 डिग्री लगना चाहिए, 45 डिग्री का कोण बनाता है। पेरीमीटर बताना है, सेक्टर फॉर्म। देखो सेक्टर का जो पेरीमीटर होता है वो हमेशा कितना होता है, r + r और प्लस θ/360 इंटू 2πr, ये होता है 2πr इंटू θ/360 + 2r, ये होता है पेरीमीटर। आपको रेडियस दी गई, 2r कॉमन ले लो, θ/360 45 डिग्री यानी 45/360, 45/360 कितना हो जाएगा, 1/8, यहाँ पे बचा पाई, यहाँ पे बचा 1, यानी 2r इंटू पाई, यानी 2r इंटू पाई/8 यानी कि 22/7/8 यानी कि 11 कितना हो जाएगा, 28 + 1, यानी 2r, r की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 8 इंटू 11/28 + 1 39/28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी 78/7 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाए। तो ये आप याद रखना कि आर्क का पेरीमीटर क्या होता है। एरिया तो मैंने करवा रखा है,